हेलो फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम साइंस का शुरू करेंगे, हिस्ट्री का। क्लास 6 से हम जो है साइंस भी करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे। बाकी जितने भी हमारे जो है सोशल स्टडीज़ के चैप्टर्स हैं, बुक हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। शुरुआत जो कर रहे हैं हम बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल 6 क्लास से, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो आता है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं जो हमें नहीं पता होते। ठीक है, कैसे करना है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। जैसे ये इस चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। ये चैप्टर 2 है। मैंने चैप्टर 1 जो है कब, क्यों और कैसे, वो ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं जी क्या कह रहा है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि हमें ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो हैं, हम उन चैप्टर को करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। सबसे पहले तो आरंभिक मानव के बारे में जानना होगा कि आरंभिक मानव क्या है। देखिए, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। ये तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले तक रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उनसे ये इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किनका शिकार करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे कि गर्म देश जो है, हमारा तो गर्म है ना, हमारा तो जो है यहाँ पर जो गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बरसात भी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ से कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है वो है विषम। ठीक है, वो कौन सी है जलवायु? विषम है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें जो है बेसिक पता होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। हम्म कहाँ पर थे हम? इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। देखिए, पेड़ पौधों से मिलने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ थे वो भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो थे। ठीक है, लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जाहिर सी बात है, शेर है। शेर को मान लीजिए, कोई शेर का शिकार करेगा क्या? उसे खाएगा क्या? नहीं, नहीं खा सकता शेर को। वो उससे पहले उसे ही खा जाएगा। ठीक है, जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। भाई देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हम फोकस, मेन जो है फोकस होना ज़रूरी है हर काम के लिए। हम पढ़ रहे हैं तो फोकस होना ज़रूरी है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसके अंदर फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर फोकस के वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं उसके अंदर आपने कुछ होते हैं जो नहीं हम उन्हें डाइजेस्ट कर सकते। उनकी हमने जो है पत्तियां तो खा ली, बट डाइजेस्ट नहीं कर सकते हम उन्हें। ठीक है, तो हमारा पेट खराब कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई तरह के जो पौधे होते हैं वो विषीले होते हैं। विषैले मतलब क्या? विष। ये विष से बना है, जो विषैले बना है ना, ये विष से बना है। विष क्या होता है? सर्प विष सुना है आपने? सांप का पर्यायवाची सर्प विष, या फिर सांप का जहर जो है वो सर्प विष। ठीक है, सांप का पर्यायवाची होता है सर्प। ठीक है, साथ ही फलों के पकने के लिए के समय भी जानकारी ज़रूरी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम्म, एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं इसके अंदर। देखिए, हम जो है ना इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंगे, जो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर एक एक एमसीक्यू में आते हैं वो उठ उठ कर, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। देखिए, अब ये है। काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। देखा होगा आपने, जो आदिवासी थे वो क्या करते थे? पत्थर, एक नुकीला पत्थर लिया करते थे, उसको पेड़ की डंडी के अंदर बांध दिया करते थे, उसी से शिकार करते थे, क्योंकि उनके पास उस टाइम पर बंदूक तो थी नहीं। वो क्या करते थे? भाला बना लिया करते थे। भाला किससे बनाया करते थे? पत्थर से। ये आप देख रहे हैं, ये नुकीला है इतना। जाहिर सी बात है, अगर मैं इसके, अगर ये बड़ा पत्थर हो, इतना बड़ा पत्थर हो, ये रहा, इस तरीके से पत्थर हो, ये इस तरीके से कोई पत्थर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा उसके अंदर? मैं यहाँ पे जो है एक लकड़ी लगा दूंगा और इसको जो है यहाँ से नोट कर दूंगा, बांध दूंगा मैं उसे।
तो ये क्या बन जाएगा, ये बहुत नुकीला वो बन जाएगा, एक शस्त्र जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आदिवासी भी इसी का ही उपयोग करते थे इसके लिए, अपने जो है शिकार करने के लिए, ठीक है। यह है, यहाँ पत्थरों के औजारों की कुछ उपयोग बताए गए हैं, ऐसे कामों की एक सूची बनाई है। चलिए, तो बच्चों का काम है। आगे देखिए, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये साइड पोर्शन जिसे हम छोड़ देते हैं, जो कि हम नहीं छोड़ सकते। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है ये। पत्थर से बने औजार, ये पत्थर से बने औजार प्राचीनतम औजार है। प्राचीन मतलब पुराना। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, इन्हें और बाद में बनाया गया, इन्हें लगभग 10,000 साल से पहले बनाया गया, और ये गुटी का प्राकृतिक पत्थर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों के खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल के बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, देखिए ये पत्थर है, ये रहा। इससे क्या कर रहे हैं वो, इससे तो जो है वो खोद रहे हैं, किसको, कि ज़मीन को खोद रहे हैं भाई, ठीक है। जड़ को खोद रहे हैं किसी पेड़ की, जो भी जड़ खाने योग्य है। जैसे कि आपको पता है जड़ क्या क्या होती है, जड़ मूली है, क्या है मूली, जड़ी तो है, ठीक है। और गाजर है, गाजर क्या है, जड़ी तो है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूली, गाजर। अदरक क्या है, अदरक एक तना है, अदरक क्या है, तना है। और आगे अगर हम देखें, हल्दी क्या है, हल्दी भी एक तना है, ठीक है। आलू जो है वो तना है, बट भूमिगत तना है, ठीक है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक बार इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। रहने की जगह निर्धारित करना, लाल त्रिकोण वाले स्थान पर स्थल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार जो है हम इसको नक्शे को देख लेते हैं एक बार। चलिए, देखिए अब ये जो मैंने साइड का कहा था, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रहता है। कैसे करते हैं अभी पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, भीमबेटका जो है वो अब का मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कहाँ है, कहाँ है मध्य प्रदेश, ये रहा, ये तो मध्य में इधर है, ये मध्य प्रदेश है सारा, ये रहा ना भीमबेटका, यहीं की बात हो रही है, यहीं की हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते हैं, इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं, जिन्हें यह दर्शाया गया है कि लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। जाहिर सी बात है, अब घर मान लीजिए, पहले तो घर थे नहीं लोगों के पास, तो क्या थी, गुफा होती थी। जो पहले के लोग थे वो गुफा के अंदर रहते थे, पत्थरों से बनी होती थी पूरी की पूरी गुफा। वहाँ पर क्या होता था, अगर कोई ऊंची गुफा है तो अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, या पानी का सैलाब आ जाता है, या नदी का बहाव तेज हो जाता है, नीचे होगी तो जो है पानी में वो बह जाएगा। कोई भी गुफा होगी छोटी सी, उसके अंदर पानी चला जाएगा। बट अगर कोई एक गुफा वो ऊंचाई पर है, पहाड़ की बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो ना वहाँ पर पानी आएगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर हम ऊपर गए तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगेगी हमें। तो गुफा क्या करती है, गुफा के अंदर जो है छाँव रहती है, जाहिर सी बात है, हम सबको मालूम है। आगे पढ़ते हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, ये पढ़ लिया हमने, तो प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के, विंध्य की पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जहाँ नर्मदा नदी घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने में जो नहीं होगी। आगे देखते हैं। देखिए, और ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो इन्हें बॉक्स में देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये हम छोड़ देते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार पूरा स्थल क्या होता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। हम खुदाई कर रहे हैं और वहाँ पर जो है पुराने पुराने औजार मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं, ठीक है। अवशेष मिल रहे हैं, यानी कि पुराने ज़माने में कौन से सिक्के चलते थे, पहले कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी, ये सारी चीज़ें जो है मिल रही हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पुरा स्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी भी समुद्री और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, समुद्र के अंदर भी पा सकते हैं हम उन्हें। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अलग अध्याय में बताया जाएगा, अगले अध्याय में। चलिए अगले अध्याय में जानेंगे क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं एक बार।
बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए थे। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय इनकी जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचते हों। साथ ही इस काल के अंदर मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। देखिए, एक फूड चेन होती है। अब एक शेर है, ठीक है, एक शेर है मान लीजिए। अब शेर जो है वो किसे खाएगा? किसे खाएगा शेर? शेर क्या पत्ता खा सकता है? नहीं। शेर जो है ना, वो मांसाहारी होता है, वो मांस खाता है। अब वो किसी भी जानवर का शिकार कर लेगा, यानी कि मान लीजिए शेर जो है वो बकरी का शिकार करता है। अब बकरी क्या खाती है? पत्ते खाती है, ठीक है। और बकरी को अगर हम देखें कौन खा लेता है? इंसान भी खाते हैं बकरी को या बकरे को। जो है शाकाहारी वो होते हैं जानवर, उनको इंसान खा लेता है। और पत्ते भी इंसान खाते हैं, जैसे कि पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गई। ये सब चीज़ें पत्ते ही तो हैं ये, और क्या है, तो ये हम भी खाते हैं। ठीक है, तो ये फूड चेन होती है। फूड चेन के अंदर अगर हल्का सा भी बदलाव आ गया ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लीजिए सारी की सारी जो है पत्ते खत्म हो गए, मान लीजिए सारे के सारे पेड़ खत्म हो गए, तो बकरी को चारा नहीं मिलेगा। बकरी कहाँ से रह पाएगी भाई बगैर खाए? बिल्कुल खत्म, बकरी भी खत्म हो जाएगी। अगर बकरी या फिर कोई और जानवर नहीं मिलेंगे तो शेर कैसे रहेगा? शेर भी खत्म हो जाएंगे। तो हमें जो है पूरी की पूरी एक साइकिल है, चेन साइकिल है, उसका ध्यान रखना है, जो कि इस तरीके से चलती है। ठीक है, हमें इसका ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये एक बार पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वह पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। देखिए, ये हिंदी में भी सवाल आ सकता है कि पुरा का अर्थ क्या होता है? तो पुरा का अर्थ होता है प्राचीन। या प्राचीन का क्या अर्थ होता है? पुरा होता है। पाषाण का क्या अर्थ होता है? पत्थर होता है। पत्थर से बना है जो पाषाण है, इसका मतलब ये है। ठीक है, पत्थर से बना है। और जो है पुरा जो है वो प्राचीन से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों को महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है: आरंभिक काल, मध्यकाल और उत्तर पूरा पाषाण काल, यानी कि युग। देखिए, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन से ज़माने की या कौन से युग की घटना है, ये कौन से। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि पत्थर जो है वो कौन से युग में मिले? मध्य युग में मिले, उत्तर युग में मिले, या पूरा पाषाण युग में मिले? इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव देखने को मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग भी कहते हैं, मैसोलिथ। ठीक है, इसका समय लगभग 12,000 वर्ष से पहले के लेकर 10,000 वर्ष तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इनको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था, और इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे यानी कि ग्रिप जिसे हम बोलते हैं, हंसियाँ और जैसी औजार मिलते थे। एक साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार के दौरान बनते जाते रहे। ठीक है, नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं अलग अध्यायों में, तुम्हें ऐसे नाम मिलेंगे जब हम पढ़ेंगे आगे, तो हमें पता चलेगा। ठीक है, ये क्या है, आगे पढ़ते हैं। शैल चित्रकला, ये जो शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारें पर चित्र मिलते थे। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश, यानी कि ये उत्तर प्रदेश है, तो जो है दक्षिण कहाँ पर है? ये वाला हिस्सा जो है, ये साउथ वाला, यहाँ की बात कर रहा है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, हमें नहीं पता पुराने ज़माने में क्या भाषा होती थी, ये लोग किस भाषा में बात करते थे। अब देखिए, यही एक है, एक शैल चित्र है। अब इससे क्या पता लग रहा है आपको? इसके अंदर सिर्फ दो हैं, एक तो ये मुझे लग रहा है बारहसिंगा या फिर हिरन, और ये लग रहा है मुझे इंसान।
ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसका शिकार कर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये यही चित्र बनते थे। अगर मैं इसको लिखूं कि एक इंसान जो है बारहसिंगा या हिरन या गाय या भैंस या जिसका भी शिकार करता था पहले के ज़माने में, उसकी बात कर रहा है, तो कितनी बड़ी लाइन हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ। और यहाँ पर जो इन्होंने सिर्फ 2 पिक्चर के अंदर पूरी बात अपनी कह दी। तो यही होता था पहले के ज़माने में, ठीक है। आगे, भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि शुतुरमुर्ग जो थे भारत में किस युग के दौरान आए। शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग भारत में किस दौरान आए, तो पुरापाषाण काल जो था उसके दौरान शुतुरमुर्ग आए थे। ठीक है, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ चिलकों पर चित्रांकन मिलता है। यह अंडे से मनके भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक बार ये पढ़ते हैं, अन्यत्र। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। कौन सा चित्र की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, गुफा का है ये चित्र। ठीक है, इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र जैसे जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों का लोहा या चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, देखिए अभी ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट रहता है। मध्य पाषाण युग कौन सा है, 12,000 से 10,000 साल वर्ष पहले का। नव पाषाण युग कौन सा है, 10,000 साल से पहले का। ठीक है, बस चैप्टर हमारा कंप्लीट। इस तरीके से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर से 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले, बस हमें वही ध्यान में रखने। ठीक है, समझ आए हो तो जो है आप इसके लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए जहाँ पर सब्सक्राइब होगा ना, जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा वहाँ पर है ना एक बेल होगी, बेल आइकन जिसे बोलते हैं ना, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना आपके पास फ़ौरन यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये लर्निंग फॉरएवर जो है इसने एक वीडियो डाली है, टॉपिक का नाम ये है और जो है इस टाइम पर वीडियो डाली है, तो आप वो लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो समझ आई हो तो जो है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।